Hello friends, good evening. This is Santosh and this video is on economics class 12 NIOS की जो एग्जाम्स 4 दिसंबर 2021 को होने वाली है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ एंड आई विल रिक्वेस्ट यू टू काइंडली वॉच द वीडियो टिल द एंड बिकॉज लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स वो हम वर्कआउट करेंगे तो उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल्स तो आता ही है। एंड ये जो सारे नोट्स मैं आपके साथ में डिस्कशन करूंगा ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तो वहाँ से आप डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दैट इज व्हाई डू इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस, राइट। तो यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे अनलिमिटेड वांट्स, हमारी वांट्स अनलिमिटेड होती है इसीलिए जनरली वी हैव इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। देन लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे पास में जो रिसोर्सेज हैं अवेलेबल रिसोर्सेज वो स्केर्स हैं, लिमिटेड हैं, तो इसीलिए इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम राइज करती है। एंड द थर्ड वन इज ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के बहुत सारे यूजेस हैं एंड इट डिपेंड्स कि वो रिसोर्सेज को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गई लाइक व्हाई डू इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आता है। देन वी हैव सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, जैसा कि हम लोग जानते हैं ए वेरी कॉमन क्वेश्चन, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो ये तीनों इकोनॉमिक सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी है एंड यहाँ पे मैंने इनको एक्सप्लेन किया है, लाइक प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, इसके बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको एक 3-4 सेंटेंसेस का डेफिनेशन लिखना है लाइक दैट, प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, राइट। इसके बाद में जो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो है पीपीसी, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। नाउ देख लेते हैं ये क्या होती है। इफ यू वांट टू प्रोड्यूस ए पर्टिकुलर कमोडिटी वी हैव टू सैक्रिफाइस द प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटीज, ठीक है। नाउ इट शोज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ alternative production possibilities which can be produced with a given resource and technique of production. Now in simple words we have to choose the best combination of different types of goods to be produced to maximize satisfaction and this is known as production possibility curve. मतलब बहुत सिंपल वर्ड्स में we have to choose the best combination कि like जैसे मान लो कि इंडिया है तो इंडिया में आपको व्हीट भी बनाना है, मशीन भी बनानी है, तो आपको बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन चूज करना है। जैसे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में, इस डायग्राम में 6 पॉसिबिलिटीज दी हुई हैं, तो इसके अंदर जो बेस्ट इकोनॉमी डिसाइड करती है कि कौन सा उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे सकता है, इट विल चूज दैट कॉम्बिनेशन। सो दिस इज कॉल्ड पीपीसी, राइट। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है फ्रेंड्स इस पेज में, एज यू कैन सी हियर, राइट। एंड ये जनरली ये कर्व कुछ ऐसे होता है, कनकेव टू ओरिजिन, एंड ये जो पार्ट है देयर आर 2 कर्व्स, तो अगर ये कर्व अगर राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता है तो इट शोज इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट। एंड आपको यहाँ पे मशीन एंड इन द एक्स एक्सिस आपको व्हीट लेना है। सो इन दिस वे यू हैव टू डिफाइन पीपीसी, वेरी इंपॉर्टेंट वन। देन एक शॉर्ट डेफिनेशन आपको मिल सकता है, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, इट इज द अमाउंट ऑफ वन कमोडिटी टू बी सैक्रिफाइस्ड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अनदर कमोडिटी, राइट। एक कमोडिटी को बनाने के लिए दूसरी कमोडिटी को आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है, सो दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। नाउ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये भी एग्जाम्स में स्ट्राइक करता है। It is the amount of sacrifice made by one commodity in order to produce an additional unit of commodity. Just आपको एक additional, एक अलग different word इसमें add करना है। So these are the most important questions from here. Now यहाँ पे friends next important question के तरफ चलते हैं and that is indifference curve। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने जैसे लिखा हुआ है, इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स ऑल दोज कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 कमोडिटीज विच गिव द सेम सेटिस्फैक्शन, राइट। इट मीन्स ए कंज्यूमर डजंट फील एनी डिफरेंस बिटवीन द वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ द 2 कमोडिटीज, राइट। सो इनडिफरेंस मतलब कंज्यूमर को कोई डिफरेंस महसूस नहीं होता है, ही डजंट फील एनी डिफरेंस इन द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कमोडिटीज।
when it comes to satisfaction. So this is how you have to define indifference curve. ये भी एग्जाम्स में स्ट्राइक कर सकता है. Now the next, ये सब शॉर्ट क्वेश्चंस में स्ट्राइक कर सकते हैं, जैसे बजट लाइन, इंडिफरेंस मैप, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जिसको MRS बोला जाता है, राइट. तो ये तो हो गया इस चैप्टर से. नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स. एंड यहाँ पे ये थ्योरी ऑफ डिमांड के ऊपर है. एंड डिमांड के अंदर जो पहला है दैट इज नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स का डिफरेंस. ये आपको याद रखना है. नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं? दोज गुड्स हुज डिमांड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम, राइट. बहुत सिंपल है. एंड इंफीरियर गुड्स दोज गुड्स हुज डिमांड डिक्रीजेस विद राइज इन इनकम, राइट. तो ये शॉर्ट डेफिनेशन हो गया. उसके बाद में 3 और पॉइंट ऑफ डिफरेंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं. नेक्स्ट एक और डिफरेंस, इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो एग्जाम्स में स्ट्राइक कर सकता है, and that is substitute goods and complementary goods. Substitute goods friends क्या होता है? These goods can be used in place of other goods, and those goods which are used along with other goods they are called complementary goods, right. जैसे substitute goods में टी एंड कॉफ़ी हो गया, and complementary goods के अंदर व्हीकल एंड पेट्रोल, कार एंड पेट्रोल. तो बिना पेट्रोल के कार नहीं चल सकती. तो ये आपको याद रखना है. The next very important question, what are the factors that affect the demand of a commodity. यहाँ पे जैसे प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अगर प्राइस इंक्रीज करेगा तो डिमांड फॉल करेगा एंड वाइस वर्सा. देन प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटीज, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट्स एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स. एंड वन मोर पॉइंट इज देयर दैट इज एक्सपेक्टेड प्राइस चेंज. तो यहाँ पे 5 फैक्टर्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं. एंड ये आपको डिस्क्राइब करने हैं. 2-2, 3-3 सेंटेंसेस लिखने पड़ेंगे आपको. देन वी हैव लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड बहुत सिंपल लॉ है. ये भी एग्जाम्स में आ भी सकता है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन फिर भी आपको एक बार इसको पढ़ना है. एंड दिस इज द डिमांड शेड्यूल एंड दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड. देन व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसके अंदर भी फ्रेंड्स देयर आर 4 रीजन्स कि व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड. एक तो प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी इफेक्ट. तो इनको आपको डिस्क्राइब करना है. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वी मूव फॉरवर्ड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आएंगे फ्रेंड्स जो इस वीडियो के लास्ट में मैंने आपको बताऊंगा. एंड लेट्स मूव ऑन टू प्रोडक्शन फंक्शन. प्रोडक्शन फंक्शन का डेफिनेशन एग्जाम्स में जरूर आता है. एंड डेफिनेशन देख लेते हैं. प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशन बिटवीन फैक्टर इनपुट्स एंड आउटपुट्स. इट टेल्स हाउ मच इनपुट्स शुड बी पुट टू गेट ए डिजायर्ड आउटपुट. तो ये 1 मार्क 2 मार्क के आप डेफिनेशन में लिख सकते हो. देन वी हैव द रिलेशन बिटवीन टीपी, एमपी एंड एपी. तो जैसे कि टीपी हो गया टोटल प्रोडक्ट, एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एपी इज एवरेज प्रोडक्ट. तीनों का डेफिनेशन एंड ये शेड्यूल आपको बनाना है. एंड यहाँ पे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है मैंने. जैसे ये टीपी की कर्व हो गई टोटल प्रोडक्ट की, देन एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट. ठीक है. नाउ इनके रिलेशन मैंने यहाँ पे डिफाइन किए हैं. रिलेशन बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट. सेम वे द रिलेशन बिटवीन टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट. तो ये तो एग्जाम्स में आता ही आता है, तो इसको आपको अच्छे से देखना है. देन वी हैव नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम्स में स्ट्राइक करता है. एंड देख लेते हैं मैंने क्या लिखा है इसके बारे में. दिस लॉ शोज द रिलेशन बिटवीन फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स. According to this law, keeping other things constant, if a firm goes on increasing the variable factors, the total product increases at an increasing rate up to a point, and after that it increases at a diminishing rate. तो ये डेफिनेशन आपको लिखना है. एंड ये टेबल भी आपको ड्रॉ करना है. जैसे यहाँ पे 3 स्टेज है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. फर्स्ट स्टेज में द प्रोडक्शन इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, एंड देन the production increases at a diminishing rate, and in the last stage the production increases with a decreasing rate, मतलब negative returns. ठीक है. Now इस टेबल को हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज. एंड टीपी, एपी, एमपी जो मैंने प्रीवियस पेज में आपको दिखाया था.
एंड ये आपको कर्व्स का स्लोप याद रखना है कि कौन सा किसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है, कौन उसके नीचे से निकल रही है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये रिलेशन की बात कर रहा था, तो ये टेबल में मैंने बहुत ब्रीफली टीपी एमपी एपी को उसको समझाया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट वन। देन वी हैव सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। नाउ सप्लाई के अंदर ये क्वेश्चन बार बार आता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, जैसे प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइसेस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मोर और लेस फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा 19-20 का फर्क है जो आपको ध्यान में रखना है। लॉ ऑफ सप्लाई ज़्यादातर नहीं आता। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के ऊपर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेगा ही, जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। एंड देन वी हैव द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दैट इज रेवेन्यू। रेवेन्यू के ऊपर भी फ्रेंड्स आपको जैसे हम लोगों ने कॉस्ट के बारे में पढ़ा था, वैसे ही रेवेन्यू के ऊपर है, जैसे टोटल रेवेन्यू, टीआर, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एंड इसका भी शेड्यूल एंड इसका ग्राफ। तो ये चीज़ों को आपको पढ़ना है ध्यान से। देन द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वन इज दिस वन, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। इसका डिफरेंस कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लेता है, तो ये भी आपको अच्छे से रिवाइज करनी है। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट और द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट। एंड यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया हुआ है, एंड देर आर 3 टाइप्स ऑफ मार्केट, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। इसमें परफेक्ट कॉम्पिटिशन को लेके एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता ही बनता है। एंड जैसे कि यहाँ पे मैंने परफेक्ट कॉम्पिटिशन का डेफिनेशन और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये लिखे हुए हैं, तो इसको जस्ट आपको पॉइंट्स में लिखे हुए, वेरी सिंपल पॉइंट्स हैं, जस्ट आपको एक्सपैंड करना है। ओके फाइन। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस, इक्विलिब्रियम प्राइस, राइट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आता ही आता है, राइट। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो इसके अंदर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैंने क्या लिखा है। इट इज़ डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी, ठीक है। कोई भी कमोडिटी की डिमांड एंड सप्लाई से उसकी इक्विलिब्रियम प्राइस हम लोग डिटरमाइन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक शेड्यूल बनाया हुआ है, ये डिमांड, ये सप्लाई एंड ये प्राइस, और जहाँ पे डिमांड और सप्लाई ये दोनों की क्वांटिटी जहाँ पे सेम होती है, जैसे यहाँ पे 60-60, सो 3 इज द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसको हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं कुछ ऐसे, तो ये एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, एंड दिस वन, द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, राइट। माइक्रो मतलब बहुत छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा, लार्जर। माइक्रो इकोनॉमिक्स में वी स्टडी द इंडिविजुअल बिहेवियर ऑफ ए फर्म, एंड मैक्रो में वी स्टडी द होल कंट्री, द इकोनॉमी ऑफ द होल कंट्री। तो यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट्स में ये डिफरेंस लिखा है जो आपको इसको देखना है। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, एंड दिस इज नेशनल इनकम, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें बेसिकली आप न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट, लेकिन फिर भी शॉर्ट क्वेश्चंस में स्ट्राइक कर सकता है, जैसे व्हाट इज नेशनल इनकम। इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल इनकम्स अर्न्ड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए गिवन ईयर। ओके, सो दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। एंड यहाँ पे देखिए मैंने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसके ऊपर भी 3 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। ये आपको फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है, राइट। इसके अंदर रियल फ्लो और मनी फ्लो ये मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है, सो यू कैन गो थ्रू दिस, राइट। एंड अगेन नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज द मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। बेसिकली देर आर 3 मेथड्स, वन इज प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये 3 मेथड्स को आपको डिस्क्राइब करना है ब्रीफली, 3-4 सेंटेंसेस लिखना है ईच के लिए। एंड अगेन शॉर्ट क्वेश्चंस में जैसे जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का डेफिनेशन, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का डेफिनेशन, एनडीपी, एनएनपी, तो लाइक दिस ये छोटे छोटे डेफिनेशन आप लर्न कर सकते हो एग्जाम्स के लिए।
ओके, नेक्स्ट चैप्टर है एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड जनरली सबसे पहले समझ जाते हैं कि ये चीज़ होती क्या है। एग्रीगेट डिमांड इज द वैल्यू ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज पे हम लोग एक्सपेंडिचर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और डिमांड। नाउ ये इसका शेड्यूल है, राइट। द नेक्स्ट, द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दैट इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और कंजप्शन फंक्शन भी बोला जाता है इसको। एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में दो पार्ट्स हैं इसके, एक है एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर थ्योरी, इनके डेफिनेशंस, इनके फॉर्मूला और इसके न्यूमेरिकल्स, राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता क्या है। इट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम, राइट। मोर द इनकम, मोर विल बी द कंजप्शन। तो ये कंजप्शन और इनकम, इन दोनों का रिलेशन बताता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये रेशियो है कंजप्शन का इनकम का। जैसे यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, C फॉर कंजप्शन, Y फॉर इनकम, और इन दोनों के रेशियो को बोला जाता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। लाइक दैट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में चेंज ऑफ इनकम बाय चेंज ऑफ कंजप्शन बाय चेंज इन इनकम, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल का साइन है, दिस इज डेल्टा, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन फैक्टर्स दैट अफेक्ट द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये भी प्रीवियस एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है। एंड सिमिलरली कंजप्शन से अभी यहाँ पे ये सेविंग्स के ऊपर है, लाइक एपीएस, एमपीएस। एपीएस हो गया एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एंड एमपीएस इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। सेम चीज़ है, बस कंजप्शन को आपको चेंज करना है सेविंग्स में, सेविंग्स बाय इनकम। तो दिस इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एंड इन केस ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी, चेंज इन सेविंग्स बाय चेंज इन इनकम। नाउ इन दोनों का रिलेशन, ये टेबल आपको अच्छे से समझना है। इस टेबल के ऊपर आपको जैसे ये इनकम, Y फॉर इनकम, C फॉर कंजप्शन, S फॉर सेविंग्स, तो ये चीज़, ये तीन कॉलम्स आपको एग्जाम्स में दे देगा एंड यू विल बी आस्क्ड टू कंप्लीट दिस टू टेबल्स, ठीक है। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे इनकम यहाँ पे 10 रुपीज़ है, कंजप्शन 20 रुपीज़ है। सो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम व्हेन वी डिवाइड C बाय Y, ठीक है। तो 20/10 2 आ गया, एंड व्हेन वी डिवाइड S by Y we get average propensity to consume, and that is -1, right. In the same way, when income changes to 20 rupees, average propensity to consume is 25/20, and average propensity to save will be -5 divided by 20, and you get this. तो like this, इस टेबल को आपको कंप्लीट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, राइट। ब्रेक इवन पॉइंट्स मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं, दैट सेविंग्स आर जनरली नेगेटिव, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। एंड हियर ये ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे है, राइट। दिस इज कंजप्शन एंड सेविंग्स, एंड दिस एक्स एक्सिस इज इनकम, और ये दोनों लाइन जहाँ पे मीट करती हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। ये जो एरिया है, दिस एरिया, दिस इज पॉजिटिव सेविंग, यहाँ पे आपकी सेविंग्स हो रही है, एंड दिस एरिया इज नेगेटिव सेविंग्स। तो आप बोल सकते हो कि द पॉइंट वेयर द कंजप्शन एंड सेविंग्स आर इक्वल इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। सो लाइक दिस यू कैन डिफाइन दिस। एंड वन थिंग मोर, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, दैट एमपीसी प्लस एमपीएस, ये दोनों को अगर प्लस करेंगे तो शुड बी इक्वल टू 1। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको एग्जाम्स में दे सकता है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है? इट एक्सप्लेन्स द रिलेशन बिटवीन इनकम एंड इन्वेस्टमेंट। इट इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इट टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स इनकम इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। एंड यहाँ पे मैंने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है, चेंज इन इनकम बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, राइट। इस फॉर्मूला को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/1 माइनस एमपीसी और 1/एमपीएस। तो ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स स्ट्राइक कर सकता है। ओके फाइन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन।
एंड दिस इज डेफिशिएंट डिमांड एंड डिफ्लेशनरी गैप। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट वन। देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। इट इज़ अ सिचुएशन वेयर एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन द एग्रीगेट सप्लाई। अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम है, सो दैट इज कॉल्ड डेफिशिएंट डिमांड। ओके, एंड इसी को ही बोला जाता है डिफ्लेशनरी गैप। जैसे कि यहाँ पे इसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है इस फिगर में, तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है। जस्ट एक बार आप इसको रीड कर लोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज दिस। इन द सेम वे डेफिशिएंट डिमांड के बाद में एक्सेस डिमांड, जस्ट उसका रिवर्स, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, राइट। तो और इस लेवल को बोला जाता है इन्फ्लेशनरी गैप। इसका भी अगेन यहाँ पे डायग्राम है जो आपको ड्रॉ करना है, प्रैक्टिस करनी है इसका। एंड कॉजेस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड कॉजेस ऑफ एक्सेस डिमांड और इसके इम्पैक्ट। तो ये पेजेस तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो उसको आपको ध्यान में रखना है। एंड हाउ कैन वी करेक्ट द डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड, तो इसकी भी पूरी थ्योरी है। ये दोनों का डिफरेंस, डिफ्लेशनरी गैप एंड इन्फ्लेशनरी गैप, इसको भी आपको एक बार ओवरलुक करना है। देन कम्स मनी एंड बैंकिंग, again a very important chapter in economics. Barter system, as you know, the exchange of goods with goods, that is called barter system। और इसके drawbacks क्या है, जैसे lack of double coincidence, lack of divisibility, lack of measure of value, lack of storage। तो ये 4 पॉइंट्स में आपको एक्सप्लेन करना है। देन मनी और मनी के फंक्शंस, जैसे मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू। सो दीज आर ऑल फंक्शंस ऑफ मनी, ये आपको ध्यान में रखना है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, एंड दिस इज कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स एंड गिव्स लोन्स टू द पब्लिक। वेरी सिंपल डेफिनेशन। एंड इसके यहाँ पे ये फंक्शंस है, मेन फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक्स: एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन्स, क्रेडिट क्रिएशन, ट्रांसफर ऑफ फंड्स, एजेंसी फंक्शन एंड अदर फंक्शंस। सो तो ये हो गया कमर्शियल बैंक्स के ऊपर। देन कम्स टू सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इज द एपिक्स बैंक ऑफ अ कंट्री। ओके, यू नो, जो रेगुलेट करता है बाकी के जितने भी बैंक्स हैं सबका बॉस, सेंट्रल बैंक। नाउ सेंट्रल बैंक के फंक्शंस: इश्यू ऑफ करेंसी, क्रेडिट कंट्रोल, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर टू बैंक्स, लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो आइदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सेंट्रल बैंक के फंक्शंस या फिर कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस, तो दोनों को ही आपको अच्छे से लर्न करना है। और ये दोनों का डिफरेंस ये कभी कभी आता है एग्जाम्स में। देन कम्स टू गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट इज एन एस्टिमेट ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग ए गिवन ईयर, एंड जनरली इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, अकाउंटिंग ईयर। एंड इसके दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट विच डू नॉट आइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी और लीड टू रिडक्शन ऑफ एसेट्स, दैट आर कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट्स। And these receipts are routine, ordinary and usual in nature, and every government receives these receipts in the form of taxes। and generally basic जो revenue receipt का जो sources है, main source यही है, tax revenue, non tax revenue। then we have direct tax and indirect tax। ये दोनों का difference ये भी exams में बहुत बार आया हुआ है, ये difference आपको याद रखना है। then capital receipts, the receipts which create liability and reduce assets are called capital receipts, and these receipts are casual and irregular, just opposite of revenue receipts। and इसके अंदर ये उसके ये like examples। then we have public expenditure, revenue expenditure, capital expenditure, developmental and non development, ये exams में आता है, तो ये difference आपको याद रखना है। देन कुछ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट्स में है, जैसे सरप्लस बजट, बैलेंस बजट एंड डेफिशिट बजट। तो सरप्लस बजट हो गया वेयर योर रिसीट्स आर मोर देन द एक्सपेंडिचर, दैट इज कॉल्ड सरप्लस बजट। एंड बैलेंस बजट में द एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इज इक्वल टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। एंड डेफिसिट बजट में यू नो the estimated expenditure are more than the estimated revenue, so this is called deficit budget। and इसके main implications ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। okay fine, so my dear friends ये हो गए most important questions, and let's see कुछ numericals workout कर लेते हैं, right।
ओके फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं इंडेक्स नंबर से। आपको क्लास दे देगा, फ्रीक्वेंसी दे देगा एंड आपको बोलेगा फाइंड आउट अरिथमेटिक मीन, जिसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। और ये अरिथमेटिक मीन को फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली देयर आर थ्री मेथड्स। एक तो होता है डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड और एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला होता है मीन का सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, एंड अगर इनडायरेक्ट मेथड की बात करते हैं तो ए प्लस सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ, और जो सबसे पॉपुलर मेथड है दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। इसके ऊपर क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में पूछता है। सो ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश बाय सिग्मा एफ इंटू सी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, राइट। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग इससे वर्कआउट करते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड से। ध्यान से देखिए इसको। फर्स्ट आपको क्या करना है, क्लास का मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट को x लिया जाता है, 0 से 10 का मिड पॉइंट 5, 10 से 20 का 15, लाइक दैट 25, 35, 45, राइट। तो ये आ गया आपका मिड पॉइंट x। नाउ यहां से आपको एक एज्यूम्ड मीन, जो जनरली जो मिडिल नंबर है उसको लेना है। यहां पे मिडिल नंबर 25 है तो इसको एज्यूम्ड मीन लेना है एंड देन फाइंड d। d फॉर डेविएशन। डेविएशन कैसे निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला है x माइनस a, ठीक है। x से a को माइनस करना है, सो दैट मींस 5 माइनस 25। साइन को आप इग्नोर ना करें, ठीक है। माइनस 20 माइनस 10, दिस विल बी 0, देन 10 एंड देन 20। देन फाइंड आउट d डैश, बिकॉज फॉर्मूला में यहाँ पे d डैश है सिग्मा एफ d डैश। तो d डैश निकालते हैं, d निकाल लिया, d डैश। d डैश को निकालने के लिए वी यूज फॉर्मूला d बाय c। c यहाँ पे होगी क्लास साइज, राइट। क्लास साइज यहाँ पे 10 है, जो डिफरेंस क्लास अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस 10 है। तो ये यहाँ पे 10 से इसको डिवाइड करना है। सो व्हाट यू गेट, -2 -1 0 1 2। तो ये d डैश आ गया। देन आपको फाइंड आउट करना है f इंटू d डैश। f को d डैश से मल्टीप्लाई करना है, दैट मींस 2 इंटू -2 -4, देन 3 इंटू -1 इज -3। 0 के साथ में कोई नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो ये गेट 0। 4 इंटू 1 इज 4 एंड 1 इंटू 2 इज 2। देन यू फाइंड द टोटल ऑफ दिस, यू शुड राइट सिग्मा एफ डी डैश। तो ये हो गया -7 and this is +6, so the total is -1. In the same way sigma f का total 50, ठीक है। now इसको ये वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करना है एंड यहाँ पे a is 25 plus sigma f d dash, the value is -1, sigma f is 15 into class size 10। तो इसको आपको सॉल्व करना है, -10 इंटू 15। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द अरिथमेटिक मीन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल एंड दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइक द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स फ्रॉम ₹10 to ₹8 एंड इट्स डिमांड इंक्रीजेस फ्रॉम 15 यूनिट्स टू 60 यूनिट्स, फाइंड इट्स प्राइस इलास्टिसिटी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्राइस अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस अगर फॉल करता है तो डिमांड इंक्रीज करेगा, ठीक है। ओके, सो वी कैन यूज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ईपी बोला जाता है प्राइस इलास्टिसिटी को, ओके। एंड द फॉर्मूला इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय चेंज इन प्राइस इनटू पी बाय क्यू, ओके। सो दिस इज द फॉर्मूला दैट वी यूज टू फाइंड द प्राइस इलास्टिसिटी। फाइन। सो यहाँ पे क्वेश्चन से देख लेते हैं कि डेल्टा क्यू मीन्स चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डेल्टा पी चेंज इन प्राइस, दिस इज द ओरिजिनल प्राइस एंड दिस इज द ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 50 से 60 हो गया, सो द चेंज इज 10 यूनिट्स, लाइक दैट। चेंज इन प्राइस 10 से 8 हो गया, दैट मीन्स 2 रुपीज का चेंज है। एंड व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस?
original price 10 and original quantity demanded was 50. ठीक है, so we can solve this. So 5 by 5 that equal to 1. So elasticity of price is 1. Okay, so this is how you have to find it. Sometimes question में आपको हो सकता है like you know आपको price elasticity दे दे. सपोज सेम टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं. अगर ये आपको दिया हुआ है एंड से आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि लाइक द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स फ्रॉम ₹10 to some price बट द डिमांड इंक्रीजेस फ्रॉम 50 to 60 यूनिट्स एंड इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज गिवन. तो आप सेम फॉर्मूला यूज करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. ओके ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉस्ट से है ये चैप्टर, लाइक प्रोडक्शन फंक्शन. आउटपुट आपको दिया होगा. टोटल कॉस्ट विल बी गिवन टू यू एंड यू हैव टू फाइंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट. सो लेट्स सी कैसे फाइंड आउट करेंगे. टोटल कॉस्ट एज वी नो, टोटल कॉस्ट हमेशा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये दोनों का समेशन होता है, राइट. एंड जब आउटपुट 0 है तो टोटल कॉस्ट 12 है, दैट मींस द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज आल्सो 12. ठीक है, एंड एज वी नो दैट कि फिक्स्ड कॉस्ट कभी चेंज नहीं होता आउटपुट के साथ, इट रिमेन्स कांस्टेंट. तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ गया. नाउ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को टोटल कॉस्ट से अगर माइनस करेंगे तो यू गेट टोटल वेरिएबल कॉस्ट, राइट. तो 12 minus 12 0, दिस विल बी 8 and this is 24, this will be 18 and 4 minus 2 32. तो ये आ गया आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट. एंड मार्जिनल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है. लेट्स सी, अगर आउटपुट 0 है तो ऑलवेज मार्जिनल कॉस्ट विल बी 0, राइट. नाउ आपको करना क्या है, नेक्स्ट वाली यूनिट निकालने के लिए आपको ये दोनों को माइनस करना है. 20 minus 12. In the same way, 24 minus 20, you get 4. Again, 30 minus 24, you get 6. And 44 minus 30, you get 14. So this is how you will get marginal cost. Another important question, and the question says, if the income changes from ₹10,000 to ₹25,000 and savings changes from ₹2,000 to ₹3,000, find APS and MPS. Average propensity to save and marginal propensity to save. So what is the formula? As we told you in the on the previous video, that APS is savings by income. Okay, and here savings. So what is the savings here? Savings here is 2,000 original savings, and income was 10,000. So when you divide this, you get 1 by 5 or 1:5 ratio. And when you find MPS, the formula is change in savings by change in income. Now what is the change in savings? 2,000 से 3,000 हो गया, so there is a change of 1,000 rupees. And change in income, 10,000 से 25,000, so there is a change of 15,000 rupees. So the change is 1 by 15. So this is how you have to work out, and I hope you have understood this, right? Best of luck for the coming exams. Thank you for watching.